वाह, क्या आईपीओ है। मैम आप हमारे साथ जुड़ी हैं तो मैं ये मौका छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में बहुत एक्शन है। आईपीओस कुछ खुले हुए हैं और कुछ लिस्टिंग्स कल होनी है, तो उन पर क्या रणनीति होनी चाहिए वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं आईपीओ सेगमेंट में एक नया आईपीओ जो खुला है मणिपाल हेल्थ, उसकी बात करूं तो आज ये आईपीओ खुला है। हालांकि अभी पहले दिन को ज़्यादा खास रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला है। 560 से 590 रुपये का प्राइस बैंड है। 9,275 करोड़ रुपये का ये इशू है। 8,000 करोड़ रुपये कंपनी के पास आ रहे हैं। ओएफएस का पार्ट भी है 1275 करोड़ का। ग्रे मार्केट की बात करें तो ये 590 वाला 599 के आसपास 1.5% प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है। अच्छा नाम है मैम, पेडिग्री बहुत स्ट्रांग है। ये जो जीएमपी में कमी है या फिर इतना उत्साह नहीं दिख रहा है ग्रे मार्केट में, उसके पीछे रीज़न क्या है? क्या वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है? क्योंकि कंपनी को लेकर फंडामेंटल तो कोई इशू नहीं नज़र आ रहा। देखिए, मणिपाल की बात करें तो अच्छा खासा प्रीमियम, जिसे हम बोलते हैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल सेगमेंट, ये कंपनी है। और ये कंपनी देखें तो इसमें इन्वेस्टर्स भी बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स पेडिग्री के हैं यहाँ पे, जिसमें तेमेसिक होल्डिंग्स हो गया। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन ये चीज आपने सही बोली संदीप जी कि वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा स्ट्रेच लगता है, क्योंकि 85 की प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आ रहा है। दूसरी तरफ जब भी हम हॉस्पिटल स्टॉक्स को देखते हैं, उसमें कुछ एक पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। जितना लेंथ ऑफ स्टे कम होता है, देखा जाए तो उतना ही अच्छा होता है। क्योंकि मोटा मोटी जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें जब पेशेंट फर्स्ट डे एंट्री करता है, तो जितनी भी टेस्टिंग्स वगैरह होती है, यानी कि मेजर बिलिंग्स फर्स्ट डे ही हो जाती है। बाद में तो उनकी रिकवरी में ही टाइम जाता है। तो हॉस्पिटल के लिए प्रॉफिटेबल क्या होता है कि जितना लेंथ ऑफ स्टे पेशेंट का कम हो, उतना ही उनके लिए अच्छा है। वो एक हमें इंपॉर्टेंट कुछ एक पैरामीटर्स। तो दूसरा, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। और सबसे इंपॉर्टेंट की एवरेज ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी वाइज ओके है। एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड इनका 66,000 तक का आता है, मैक्स के मुकाबले में कम है। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे भी अच्छा है, कमी है। लेकिन एवरेज ऑक्यूपेंसी जो है वो भी ठीक ठाक है, नॉट मोर देन 70% है। तो अब क्या हो गया, ये स्पेस बहुत क्राउडेड हो गया, क्योंकि वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस इन दी लिस्टेड स्पेस। अनटिल और अनलेस आप कुछ बहुत अलग, आपका कुछ एज नहीं हो, तब तक मार्केट आपको उतनी वैल्यूएशन देने के लिए राजी नहीं होता है। दूसरी तरफ डेट हाई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्ले हो सकता है। किसी को लंबी अवधि के लिए लगाना हो, छोटी अवधि में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता हो कि कुछ रिटर्न नहीं मिल रहे, तो भी चलेगा। अगर इस तरह का इन्वेस्टमेंट व्यू है तो फिर इसमें लगाइए। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन को लेके ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। ये जरूर है कि ये डेट वगैरह जब कम करेंगे तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से बढ़ेगी, क्योंकि डेफिनेटली इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा, प्रॉफिट में ऐड होगा। तो उसके बाद अगर अच्छे ये नतीजे पेश करने लगे, तो एक बार लिस्ट होने के बाद भी इसमें अगर रुख बनाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात लगती नहीं। तो मोटा मोटी सलाह यही है, अगर लंबी अवधि के लिए लगाना है तो ही लगाइए। लिस्टिंग गेन के हिसाब से लगाएंगे तो मुझे बहुत बड़े लिस्टिंग गेन होने की यहाँ उम्मीद नहीं है, या कुछ ऐसे लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद नहीं है कि नहीं लगाया तो कुछ छूट जाएगा। सो ओवरऑल राय यही है, अगर लंबी अवधि के लिए लगाना हो तो लगाइए, नहीं तो इसको लिस्ट होने के बाद भी इसमें सोचा जा सकता है इन्वेस्ट करने के लिए, प्रोवाइडेड इनके नतीजे अगर अच्छे आने लगे तो। आपने मेरा जो दूसरा सवाल था उसको काफ़ी हद तक आंसर कर भी दिया कि क्राउडेड है स्पेस, काफ़ी सारे ऑप्शंस ऑलरेडी हैं लिस्टेड स्पेस में, जगह जहाँ तक हॉस्पिटल स्पेस या फिर हेल्थ केयर स्पेस की बात है। तो कोई ऐसा नाम जो आपको ऑलरेडी लिस्टेड स्पेस में पसंद हो, जहाँ पे करेक्शन काफ़ी आ गया हो या फिर जो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा हो अभी? देखिए, हम अभी ऑफ लेट काफी अच्छा यहाँ पे काउंटर एक तो नारायणा हृदयालय में देख रहे हैं कि बढ़िया यहाँ पे एक हमने मूव देखा है। तो वो काउंटर भी अच्छा है, तो वहां पे भी नजर बनाई जा सकती है। बट अब जो भी नतीजे आते हैं उसके बाद ही मुझे लगता है कि उस पे पूरा एनालिसिस करके ही हॉस्पिटल काउंटर्स में मूव बनाइए, क्योंकि काफी सारे काउंटर्स काफी अच्छे अच्छे ऑलरेडी रिटर्न दे चुके हैं। ओके, ठीक है। तो नतीजों के आधार पर पोजीशन बनाएं। नारायण हृदयालय, जिसे आप एनएच के नाम से भी जानते हैं, ये स्टॉक ज़रूर पसंद है, इस पर आप चाहें तो ज़रूर फोकस कर सकते हैं। अच्छा मूव स्टॉक में देखने को मिला भी है। लोहिया कॉर्प मैम, कल लिस्टिंग होनी है, वैसे कल 3 लिस्टिंग्स होनी है। लोहिया कॉर्प से शुरुआत करें तो 20 रुपये के आसपास का प्रीमियम है इसमें। 445 रुपये पर 425 वाला ये लिस्ट हो सकता है। 7.25 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। सबसे ज़्यादा QIBs, जो बड़े निवेशक होते हैं, संस्थागत निवेशक होते हैं, उनका पोर्शन सब्सक्राइब हुआ था। और NII जो कि लिस्टिंग गेन के लिए आते हैं, ये भी करीब 6.25 गुना के आसपास पोर्शन भरा था। कैसी लिस्टिंग होने की उम्मीद है और क्या रणनीति होनी चाहिए कल लिस्टिंग पर?
वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक है, कुछ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन नहीं है, इसलिए कुछ बहुत बड़े रिटर्न होने की उम्मीद ना करें। और उसी हिसाब से लग रहा है लिस्टिंग भी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये बनाते तो बिल्कुल बहुत अच्छा है कि ये टेक्निकल टेक्सटाइल मशीनरी बनाते हैं, इंडिया में वर्ल्ड लेवल पे मार्केट शेयर अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो एक जरूर पैरामीटर रहा था जिसकी वजह से यहाँ पे माइल्ड पॉजिटिव लिस्टिंग ही हम हमारे वो चाहें तो अपना थोड़ा बहुत लिस्टिंग इन होता है तो मुनाफा वसूल करके, पार्शली मुनाफा वसूल करके बिल्कुल इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो लिस्टिंग गेन वैसे ज़्यादा होने की उम्मीद नहीं है, लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा मुनाफा वसूल करके आंशिक रूप में, और बाकी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। कल महेश सर भी यही कह रहे थे कि अगर आपका 1 साल का नज़रिया है, लॉन्ग टर्म रख सकते हैं, तो लोहिया कॉर्प को आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। लॉन्ग टर्म में हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छा पैसा बना कर दे ये स्टॉक। लिस्टिंग गेन ज़्यादा बड़े होने की उम्मीद कम नज़र आती है। दूसरा नाम है इंडो MIM का। इस स्टॉक को लेकर अलग ही यूफोरिया है मैम। 485 रुपये का इशू प्राइस है, 3811 करोड़ का इशू था, जिसको 72 गुना से ज़्यादा की बोलियां मिली हैं। अब ग्रे मार्केट मान के चल रहा है कि 170-180 रुपये के आसपास कुछ 35 से 40% पैसा लिस्टिंग के टाइम पे ही बन जाएगा। अब कई सारे एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हुई है जो कह रहे हैं कि इसके वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हैं, मीडियम टर्म के नज़रिए से भी चाहें तो इसको होल्ड कर सकते हो, क्योंकि जो पीयर्स है ना, पीयर्स बहुत ऊंचे वैल्यूएशन पर, ऊंचे पी मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर ये उनके आसपास भी पहुंचने की कोशिश करें तो यहाँ से बहुत अच्छा पोटेंशियल है स्टॉक में डबल होने का भी। आपकी क्या राय है मैम, लिस्टिंग कैसी हो सकती है, और लिस्टिंग पर बेच दें या फिर इसको होल्ड करें? ठीक है संदीप जी, बिल्कुल आपके साथ इस पे जब हमने डिस्कशन हुआ तो मैंने काफी डिटेल में इसका बिजनेस मॉडल समझाया था कि ये एक जो बहुत स्मॉल मैकेनिकल पार्ट्स होता है वो बनाता है, और वो पार्ट्स कहाँ पे, जहाँ पे एकदम कॉम्प्लेक्स की शेप होती है, जहाँ पे एकदम सेफ्टी क्रिटिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं वहां इनके ये काम में आते हैं। तो ये काम ही बिल्कुल अलग है जो इंडिया में कोई नहीं करता, इनफेक्ट दुनिया में यानी कि वर्ल्ड में भी अगर देखें तो चाइना की कंपनी है जियांगसू जियान करके, वो करती है, और उसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल काफी हाई चल रहा था। तो वो एक कारण था कि इसका प्राइस टू अर्निंग जो कि 44-45 का है वो काफी डिसेंट लगता है अगर मैं वो चाइनीज कंपनी से इसके वैल्यूएशंस को कंपेयर करूं। दूसरी तरफ काम बहुत अच्छा है, और जिस तरह का प्ले ये है, ये मैंने साफ बोला था कि ये पोर्टफोलियो में रखने जैसा काउंटर है। मतलब आप लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सभी तरह के पर्सपेक्टिव से लगाते हैं। किसी का सिर्फ लिस्टिंग गेन का पर्सपेक्टिव होता है, किसी का लंबी अवधि का होता है, किसी का दोनों के लिए भी चलता है। तो यहाँ पे साफ राय दी गई थी कि लिस्टिंग गेन का पर्सपेक्टिव हो तो भी लगाइए, लंबी अवधि का पर्सपेक्टिव हो तो भी लगाइए, और मैंने तो साफ बोला था कि ये पोर्टफोलियो में रखेंगे स्टॉक तो और बढ़िया रिटर्न देगा। तो मैं अपनी राय पे अभी भी कायम हूं, और ये हमारा पहले ही दिन बात हो गई थी, तो अभी भी मैं अपनी राय पे कायम हूँ कि ये बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो स्टॉक है। बिल्कुल इसको लिस्टिंग पे ये बढ़िया 30% के आसपास का लिस्टिंग गेन मिलता है, तो भी पार्शियली ही मुनाफा वसूल करिएगा, पूरा मुनाफा वसूल ना करें। और इसे पोर्टफोलियो में अगर आप रख सकते हैं, आपकी इच्छा है, तो इसे फिर पोर्टफोलियो में अपना बिल्कुल रखिएगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और भी बढ़िया रिटर्न देते हुए नजर आएगा, क्योंकि बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है, और इस तरह का बिजनेस मॉडल वर्ल्ड लेवल पे सिर्फ एक ही कंपनी के पास है जो कि चाइना की। ओके, तो पूरा लिस्टिंग गेन ना लें, थोड़ा आप होल्ड करें, और लंबी अवधि के लिए अगर आप इसे पोर्टफोलियो में रखें तो पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर है ये, ऐसा दमखम है इसमें, फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है इसमें। तीसरा नाम, तीसरी लिस्टिंग जो कल होनी है वो है एक्सरनेट टेक्नोलॉजीज़ की। इसमें भी 11.5 रुपये के आसपास का प्रीमियम है, तो 127 रुपये वाला 138.50 पर लिस्ट हो सकता है, जो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहे हैं 9% के आसपास का। तो आपकी क्या राय है मैम, इसमें लिस्टिंग पे क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, छोटे साइज का इशू है ये, मैं हमेशा बोल देती हूँ, छोटे साइज के इशू में बहुत मुश्किल होता है प्रिडिक्ट करना पहले दिन। क्यों? क्योंकि 250 करोड़ के नीचे के जितने भी इशू साइज के आईपीओ आते हैं वो ट्रेड टू ट्रेड में लिस्ट होते हैं पहले दिन। तो वो एक जरूर उसमें एक चीज रहती है। बाकी मुझे लगता है छोटा मोटा लिस्टिंग गेन ही यहाँ पे होने की उम्मीद है, चाहे तो इसमें मुनाफा वसूल के निकल सकते हैं। ठीक है, छोटा इशू है, लिस्टिंग गेन लेकर अगर आप निकल जाएं इससे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा रिस्पांस मिला था, हालांकि ज़्यादातर लोग कह रहे थे कि वैल्यूएशन महंगे हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी हैं उनके मुकाबले, लेकिन 12 गुना से ज़्यादा ये सब्सक्राइब हुआ था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लिस्टिंग गेन मिले तो आपको लिस्टिंग गेन लेकर इससे निकल जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम आपका अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, IPOs भी डिस्कस किए हैं। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर?
जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट हम पीएमएस चलाते हैं हेम पीएमएस के नाम से। हो सकता है कि हेम पीएमएस की होल्डिंग में कोई भी स्टॉक हो जो आज हमने डिस्कस की है। धन्यवाद।